नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2020 का प्रश्न पत्र प्रथम, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न को देखेंगे कि उसका उत्तर किस तरीके से देना चाहिए। तो जो मैंने प्रश्न आज आपके लिए चुना है वो प्रश्न है 4C और प्रश्न है कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे शब्द है वर्णन करें, यानी उसका व्याख्यान करें, उसका इलैबोरेशन करें या उसको डिस्क्राइब करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात पर बल नहीं दिया गया है कि उसका मूल्यात्मक या आलोचनात्मक विवेचन किया जाए, लेकिन किसी भी प्रश्न को अगर आप एक उत्तर लिख रहे हैं और वो उत्तर पूरी तरीके से जिसे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर माना जाए, तो उसमें आपको एक तरीके से जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो भी उसमें डालना चाहिए। तो पहला है कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का वर्णन। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि किसी भी उत्तर को हम कैसे आरंभ करें, फाइन, और उत्तर में किस तरीके से हम सिस्टमेटिकली या एक क्रमानुसार किस तरीके से विचारों को रखें। तो उत्तर में पहली बात होती है कि आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न की संकल्पना की समझ है, वो क्लियर है या नहीं है, और केवल जानकारी इनफ नहीं है, बहुत मतलब कि आपको उस चीज़ की जानकारी है लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो मुख्य विचार है उससे संबंधित, फाइन। तो सबसे पहले हम कैसे सोचें कि इसको किस तरीके से आरंभ करें, तो आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़ें। कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा, तो एक आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि पहले कार्ल मार्क्स के बारे में बताया जाए कि पहले वर्ग के बारे में बताया जाए। तो आपको डिसाइड करना है, जिसे नॉर्मली एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि आंसर में फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो फ्लो बनने के लिए आपको ये डिसाइड करना होता है कि पहले हमें किस चीज़ के बारे में लिखना है। तो अगर हम वर्ग की अवधारणा से आरंभ कर देंगे तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स के बारे से आरंभ करते हैं, कार्ल मार्क्स का जो भी राजनीतिक चिंतन है उसका क्या प्रयोजन है, उससे अगर हम आरंभ करते हैं तो वर्ग को, उसकी जो वर्ग की धारणा है उसको भी हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, चूंकि कार्ल मार्क्स की वर्ग की धारणा को समझाना है, तो पहले हमें कार्ल मार्क्स से ही उसको आरंभ करना चाहिए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का और वर्ग की धारणा को हम किस तरीके से आरंभ करें, तो सबसे पहले 1-2 लाइन में हमें कार्ल मार्क्स बहुत ही संक्षेप में एक इस तरीके का परिचय देना है जो कि इस प्रश्न से संबंधित है। विद्यार्थी कभी कभी इस तरीके की बातें भी करते हैं कि कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विचारक थे और उनका जन्म जर्मनी में हुआ और ऐसी चीज़ें, तो उनका कोई इस उत्तर में कोई खास महत्व नहीं है। तो इस तरीके के इंट्रोडक्शंस लिखने के लिए आप ना लिखें, केवल जो असलियत में, वास्तव में जो प्रश्न के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है, केवल उसी को आप लिखें। तो कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का वर्णन, इसमें सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हमारा होना चाहिए कार्ल मार्क्स।
और इनका परिचय। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक राजनीतिक विचारक के रूप में कह सकते हैं कि सभी विचारकों में बहुत ही ज़्यादा केंद्रीय स्थान रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अब तक के जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं, उनका जितना भी चिंतन है, उनका जितना भी लेखन है, वो या तो संपत्तिशाली वर्ग से संबंधित रहा है, या उनके परिप्रेक्ष्य से लिखा गया चिंतन है, या फिर मध्यम वर्ग से संबंधित चिंतन है। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के परिप्रेक्ष्य से राजनीतिक चिंतन को दिया है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जो परिचय होगा, तो कार्ल मार्क्स पहले विचारक या पहले महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने राजनीति या राजनीतिक दर्शन में जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट या पुअर, सर्वहारा वर्ग के परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य को जोड़ा है या प्रस्तुत किया है, परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया है। अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके वर्ग की अवधारणा को बताना है। तो वर्ग की अवधारणा उनके किस विशेष सिद्धांत से जनित है? तो कार्ल मार्क्स का जितना भी राजनीतिक चिंतन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे महत्वपूर्ण विचार है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और उनका जो वर्ग का सिद्धांत है, वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत से ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का या कार्ल मार्क्स के चिंतन में, कार्ल मार्क्स का जो भी चिंतन है, इनके चिंतन में सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जा सकता है, आधारभूत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है इतिहास की भौतिकता वादी व्याख्या, जिसको इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हमें संक्षेप में, कम से कम शब्दों में उनके द्वारा प्रदत्त इतिहास की भौतिक व्याख्या बतानी है। तो इतिहास की जो उनकी भौतिकवादी व्याख्या है, उसका ये सार है कि हमारा जो समाज है, उसका जो आधार है या उसकी जो आधारिक संरचना है, वो आर्थिक संरचना है या भौतिक संरचना है। कहने का पर्याय ये हुआ कि जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो भौतिक कारणों से होते हैं, और अन्य जितनी भी सामाजिक संरचनाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक संरचना है, चाहे वो हमारे रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, अन्य जो भी संरचना है, वो ऐतिहासिक और ये भौतिकवादी संरचना पर ही आधारित है। उसी के द्वारा वो निर्मित होती है, उसी के द्वारा वो प्रभावित होती है। तो हमारा क्या कंसेप्ट है, जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर, इसके बारे में
बताना, और इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम संक्षेप में बता सकते हैं उतना बेहतर होगा। तो इसका हमको क्या लिखना है, सार लिखना है, क्योंकि हमारा मेन प्रश्न वर्ग पर तो है नहीं, हमारा मेन प्रश्न वर्ग पर है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पे नहीं है, लेकिन वर्ग यहीं से आएगा, इसलिए हमें उसका सार लिखना है। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यह बताती है कि हम समाज को संरचनावादी दृष्टिकोण, जिसे स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव कहते हैं, संरचनावादी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। और मार्क्स ने सामाजिक संरचना को 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। एक है बेस, जिसको हम आधार कह सकते हैं, और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, जिसको हम अधिसंरचना कह सकते हैं, ठीक है। और इसका सार क्या है, जितना ज़्यादा आप सार लिखेंगे उससे पता चलेगा कि आपको उस बात की इतनी अच्छी सी समझ है। तो उसका सार क्या है, सार ये है, पहली चीज, सभी ऐतिहासिक सभी ऐतिहासिक कृत्यों के पीछे जो मूल कारण है वो आर्थिक है। यानी समाज में, इतिहास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक कारणों से होते हैं, क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था है, जो भौतिकवादी व्यवस्था है, या जो उत्पादन की व्यवस्था है, उसी से अन्य सभी संरचनाओं का निर्माण होता है और प्रभाव और उन सभी संरचनाओं को संचालित होती हैं, उसी के द्वारा वो प्रभावित होती हैं। तो इससे इसका दूसरा सार ये भी है कि अगर जो हमारी आधारिक संरचना या जो हमारी भौतिक संरचना है वो आधार है, अन्य संरचनाएं या अन्य स्ट्रक्चर्स, अन्य संरचनाएं जैसे राज्य, जैसे चर्च आदि, फाइन, ये सभी सुपर स्ट्रक्चर या अधिसंरचना का भाग है। अर्थात अन्य संरचनाएं भौतिक संरचना से ही संचालित हैं। अब हमको तुरंत ही जो हमारा मुख्य प्रश्न है कि वर्ग की व्याख्या करें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संबंधी सिद्धांत है वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से संबंधित है, भौतिकवादी व्याख्या से संबंधित है। और चूंकि समाज की 2 संरचनाएं हैं, बेस या आधारभूत संरचना, जिसको हम आधार कहते हैं, जो प्रमुख है, ठीक है। इस आधारभूत संरचना के 3 महत्वपूर्ण इकाइयों से मिलकर के बनती है। पहला, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं,
या उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। नेक्स्ट, जिसको हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्पादन की प्रौद्योगिकी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, इसको हम कहते हैं उत्पादन के संबंध। ठीक है, तो जो उत्पादन के संबंध हैं, इन्हीं को मार्क्स वर्ग की संज्ञा देते हैं। तो वर्ग समाज में, हर समाज में किसी न किसी आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। पाश्चात्य समाजों में जो स्तरीकरण का आधार है वो आर्थिक आधार है। तो स्तरीकरण के, सामाजिक स्तरीकरण के आर्थिक आधार को वर्ग कहा गया है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के अनुसार जो हमारे समाज की जो मेन संरचना है वो आर्थिक संरचना है, अर्थात हमारे जो समाज के मुख्य संबंध है, या जब हम एक समाज का निर्माण करते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संबंधों का आधार है वो वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग की जो अवधारणाएं कहाँ से आई, ये आपको बताना पड़ेगा, और ये उत्पादन के संबंध है। अब उत्पादन के संबंध, या इसके लिए वो कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? वर्ग। उस संदर्भ में कार्ल मार्क्स क्या व्याख्या करते हैं? तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का जो भी अस्तित्व है या व्यक्ति की जो भी आइडेंटिटी है वो वास्तव में उसके वर्ग का अस्तित्व है। जैसे उदारवादी चिंतन मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक एटोमिस्टिक मैन, अपने आप में एक पूर्ण उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन मार्क्स ऐसा नहीं मानते, और मार्क्स के अनुसार जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो वास्तव में निर्भर करता है कि वो किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, और वर्ग का निर्धारण कैसे होता है? वर्ग का निर्धारण होता है कि हमारा जो उत्पादन के साधनों से क्या संबंध है। देखिए, पॉलिटिकल थियरी बहुत मैथमेटिकल है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। अगर आप हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप उसको क्लियरली लिखिए। बिना वजह की कहानियां आंसर में नहीं होती। आंसर में वो कहानी लिखने के लिए नहीं बोलते हैं, एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न के उत्तर को वो चाहते हैं। नॉर्मली जो पूरा प्रश्न होता है उसका उत्तर एक ही लाइन में आपको सोचना चाहिए कि उसका एक लाइन का आंसर क्या होगा, और उसको फिर हम कैसे उसका विस्तार करें। ठीक है, तो वर्ग की जो उनकी परिभाषा आपको ये बहुत क्लियरली बतानी पड़ेगी। फिर वर्गों के बीच में जो संबंध है वो बताना पड़ेगा। फिर ये जो सिद्धांत दिया है उसका आशय क्या है, वो किस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो वो वर्ग का निर्धारण कैसे होता है? वर्ग का निर्धारण होता है कि इस बात पे होता है कि उत्पादन के साधनों से व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है। तो मार्क्स के अनुसार उत्पादनों के साधनों के आधार पर दो प्रकार से वर्ग बनाए जा सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? संपत्तिशाली वर्ग, प्रॉपर्टीड क्लास,
जिसके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, संपत्तिशाली वर्ग या प्रॉपर्टीड क्लास। और दूसरा, या इसको वो हैव्स भी बोलते हैं, हैव्स मतलब आपके पास संपत्ति के साधन है, आपके पास उत्पादन के साधन का स्वामित्व है। और दूसरा सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मतलब प्रोलेटेरिएट, यानी आप सब कुछ हार चुके हैं, आपके पास उत्पादन के कोई भी साधन नहीं है, यहाँ तक कि आपकी जो अपनी श्रम है, जो आपके शरीर का हिस्सा है, जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो श्रम भी आपका अपना नहीं है और उस श्रम को भी उस पूंजीपति ने खरीद लिया है। इसी कारण आप सर्वहारा हैं, आपके पास उत्पादन के कोई अन्य साधन तो है ही नहीं, एक ही साधन था श्रम, वो भी अब आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के वर्ग हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, संपत्तिशाली वर्ग और सर्वहारा वर्ग। अब नेक्स्ट क्या है, कार्ल मार्क्स इस बात की भी व्याख्या करते हैं कि इन वर्गों के मध्य संबंध किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने एक अन्य महत्वपूर्ण संकल्पना दी है, जिसको वो वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इन वर्गों के मध्य जो भी संबंध होगा वो द्वंद्वात्मक होगा, द्वंद्वात्मक, जिसको इंग्लिश में डायलेक्टिकल कहते हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल। अब जरूरी है कि आप कीवर्ड्स का यूज करें। फाइन, तो वर्गों के मध्य जो भी संबंध है वो कैसा है, द्वंद्वात्मक है, यानी संघर्ष है। भले हम नहीं जान सकते, या हो सकता है कि जो आइडियोलॉजी है उसने इस बात को हमें समझने में कि हम ये बात को, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो संबंध है ये संघर्ष का संबंध है। और वो इस बात की भी व्याख्या देते हैं कि संघर्ष क्यों है। संघर्ष इसलिए है क्योंकि जो हैव नॉट्स हैं या हैव्स हैं या प्रॉपर्टीड क्लास है, जो संपत्तिशाली वर्ग है, ठीक है, वो जो संपत्तिहीन वर्ग है उसका शोषक करता है। तो ये शोषक है, ये एक्सप्लॉयटर है, ये शोषक है। और जो सर्वहारा है वो क्या है, वो शोषित है, शोषित समाज है। और शोषक और शोषित के मध्य कभी भी समरसता का संबंध नहीं हो सकता है। इनके मध्य जो संबंधों की प्रकृति होगी वो हमेशा द्वंद्वात्मक ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके वर्ग के सिद्धांत के डिफरेंट आयाम्स को बता सकते हैं। ठीक है, अब वर्ग के सिद्धांत, हर सिद्धांत को देने के पीछे एक आशय होता है, और आपका जो एक बुद्धिमत्ता है, या आप ये एग्जामिनर को कैसे बताएंगे, अगर आप केवल चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे तो वो इनफ नहीं होगा। आपको हमेशा उसके पीछे का सार, आशय समझ में आना चाहिए। इसी को एनालिसिस कहते हैं। तो आप वो भी क्षमता दिखाइए। तो आप क्या कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसके पीछे का आशय, या वो उसके पीछे क्या आशय है, आशय ये है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो भ्रमित रहता है। किस चीज से भ्रमित रहता है? कभी विचारधाराओं से, जैसे राष्ट्रीयता की विचारधारा, ठीक है, कभी धर्म से कि
इस तरीके के जो विचार हैं उनसे उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वो वर्ग संघर्ष को नहीं समझते। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स जो बुद्धिशाली वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसकी भी आलोचना करते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरीके के विचार बनाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने हीगल की आलोचना की कि हीगल ने अपने चिंतन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि जो राष्ट्र है वो भगवान का ही रूप है। तो इस तरीके से जो सर्वहारा वर्ग है वो भ्रमित हो जाता है, वो अपनी जो भी शोषण है उसको नहीं समझ पाता, वो ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में क्यों शोषण हो रहा है। तो इस संदर्भ में या जो ये जो प्रश्न है इसका बेसिक या ये जो कंसेप्ट है इसका आशय ये है कि सर्वहारा वर्ग भ्रमित नहीं हो, सर्वहारा वर्ग वास्तविकता को समझे। जैसे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट आता है, इट इज़ नॉट आवर कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन आवर एग्जिस्टेंस बट इट इज़ आवर एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइन आवर कॉन्शियसनेस। या मार्क्स का एक स्टेटमेंट है कि फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, व्हाट मैटर्स इज टू चेंज इट। तो इन सब चीज़ों का सार यही है कि सर्वहारा वर्ग अपनी वास्तविक स्थिति को समझे, ठीक है, वो राष्ट्र, धर्म, जाति आदि आधारों पर दिग्भ्रमित नहीं हो, और जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ क्रांति करें। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कि बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं है। तो अगर हमें सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित करना है तो उनको जो वर्ग है इसके बारे में बताना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष के बारे में बताना पड़ेगा, और इस आधार पर वो जो सर्वहारा वर्ग है उसको प्रेरित करते हैं कि वो क्रांति करें, वो ये समझें कि उनका जो वास्तविक संबंध है या जो वास्तविक उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उनके देश के संपत्तिशाली वर्गों के साथ नहीं है, वरन दुनिया भर के जो भी कामगार लोग हैं उनके साथ उनके संबंध हैं। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जो उदारवाद है वो पूंजीवाद से संबंधित है, और ये पूंजीवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों का शोषण करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मार्क्सवाद है वो अंतरराष्ट्रीयवाद, प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, सर्वहारा वर्ग के अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मार्क्स के अनुसार हमें ये नहीं देखना है कि हमारा धर्म क्या है, हमें देखना है कि हमारा वर्ग क्या है। मार्क्स का ये जो वर्ग से संबंधित सिद्धांत है इसके आधार पर बिपिन चंद्रा ने अपना जो इतिहास का सिद्धांत दिया है उसमें ये बताया है कि भारत में जो एक गरीब हिंदू है और एक गरीब मुसलमान है, इन दोनों के संबंध या इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं, ना कि एक गरीब मुसलमान और एक अमीर मुसलमान के। लेकिन जो भी शोषक वर्ग है वो धर्म के आधार पर, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म एक तरीके का ओपियम है, ठीक है, उसके आधार पर दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्स यही चाहते हैं कि सर्वहारा वर्ग, कामगार वर्ग जाने कि वो उनका वर्ग क्या है, उनका अपना वर्ग क्या है, और प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म की वो बात करते हैं। ठीक है, तो इसका वास्तविक आशय क्या है कि सर्वहारा वर्ग अपने शोषण को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें, और मार्क्स को ऐसा लगता है कि एक बार अगर उसको वैज्ञानिकता के साथ समझा जाएगा तो वो निश्चित रूप से क्रांति के लिए प्रेरित होंगे, और बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं है। और मार्क्स ये मानते हैं कि
पूरे जो सभी देशों के सर्वहारा वर्ग हैं, या मार्क्स जो है वो सर्वहारा के अंतरराष्ट्रीय या प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स की वर्ग की अवधारणा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्क्स की वर्ग की अवधारणा को कई लोगों ने उसकी आलोचना भी की है। तो उसके आलोचक में सबसे महत्वपूर्ण आलोचक जो है वो मैक्स वेबर है। और मैक्स वेबर ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये कहना कि समाज केवल 2 वर्गों में विभाजित है, ये सही नहीं है, क्योंकि और साथ ही साथ मार्क्स ने ये भी कहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा, समाज में 2 वर्गों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। पर ऐसा कहीं नहीं हुआ है, उल्टा मध्यम वर्ग की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत है वो वास्तव में एक वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। एक दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में या महात्मा गांधी, इन्होंने वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नकारा है। और गांधी ने अपनी जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, न्यासिता का सिद्धांत दिया है, और उनके हिसाब से ये जो वर्ग संघर्ष है इसे समाप्त किया जा सकता है। तो गांधी भी वर्ग संघर्ष के माध्यम से ना जाकर के रादर गांधी ट्रस्टीशिप के माध्यम से दूसरे ढंग से, एक शांतिपूर्ण ढंग से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। परंतु बहुत सारे मार्क्सवादी इतिहासकार आप नाम ले सकते हैं, जैसे बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा ने मार्क्स का जो वर्ग का सिद्धांत है उस परिप्रेक्ष्य से भारतीय राजनीति में जो भी एक तरीके का स्वतंत्रता से पूर्व जिस तरीके की राजनीति चल रही थी उस पर प्रकाश डाला है। तो अंत में हम इसको कॉन्क्लूड कैसे कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि यह पर्टिकुलर सिद्धांत एक सिंगल इंटरप्रिटेशन के ऊपर चलता है, एक साधारण सी व्याख्या को लेकर के चलता है, और वास्तविकता में हम इस सिद्धांत पर कई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। पर अगर हम मार्क्स के राजनीतिक उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि किस डेप्थ में जाना है, कैसे की कॉन्सेप्ट्स को लिखना है और किस तरीके से प्रश्नों को करना है। धन्यवाद।